everyone, welcome back to another episode of Kuch Unfiltered Baatein. And today we have a very special guest with us who is a marketer by profession, content marketer, if I correct myself, and a storyteller and poet and a mentor. So let's welcome Ahmed Faraz. Thank you so much. Thank you for joining us today, sir. Thank you for having me. So, अब स्टार्ट करते हैं और एक बेसिक क्वेश्चन से करूँगी जो कि आपसे बहुत बार पूछा गया होगा कि एक कंटेंट मार्केटर के अंदर आपने एक पोएट, एक स्टोरी टेलर कैसे महफूज रखा? देखिए, कंटेंट मार्केटर जो है वो उसको अपना प्रोफेशन बनाया ही इसलिए ताकि मेरे अंदर का पोएट और स्टोरी टेलर कहीं ज़िंदा रहे जी. क्योंकि कोई भी जब करियर स्टार्ट करते हैं तो ये नहीं पता होता कि करियर कहाँ जा रहा है. पर लिखने का शौक़ और पढ़ने का शौक़ शुरू से था, तो कोशिश ये करी कि कहीं ना कहीं उस चीज़ को एज अ हॉबी ज़िंदा रखा जाए. जब वक्त मिले वो कहीं ना कहीं कहानियाँ लिखी जाएं, पढ़ी जाएं. हालांकि स्टेज पे स्टोरी टेलिंग में बहुत वक्त बाद आया, लेकिन अपने लिए जो कहानियाँ लिखता था वो मैं शुरू से कहीं ना कहीं लिखता आया. उसका यूजेज कहीं नहीं किया, लेकिन ख़ाली वक्त में जब मैं कहानियाँ लिखता था या पोइट्री लिखता था तो एक सुकून सा मिलता था जी. तो ये कह सकते हैं कि अपने सुकून को ज़िंदा रखने के लिए अपने पोएट और स्टोरी टेलर को ज़िंदा रखा है. That's about it. वे वंडरफुल. सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि वो एक क्या हुक था जो डायरी से स्टेज तक आपको ले गया, मतलब व्हाट वाज दैट? इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है. अगर टाइम है तो मैं पूरी कहानी सुना देता हूँ. बिल्कुल. तो मैं शुरू से स्टोरी टेलर नहीं था स्टेज पे. मैं एक्चुअली स्टेज पे पहले कॉमेडी किया करता था. ओह दैट्स ग्रेट. सो जामिया से मेरी पढ़ाई हुई है, तो जामिया पे पहली बार मैंने स्टेज पे कदम रखा था जी. और मुझे ऐसा लगता था वहाँ पे स्टेज पे चढ़ने से पहले कि मुझे स्टेज फ्राइट होगी, बहुत ज़्यादा डर लगेगा लोगों को फेस करते हुए. लेकिन जब पहली बार स्टेज पे चढ़ा और जब आप स्टेज पे चढ़ते हैं एक ऑडिटोरियम में तो ऑडियंस की लाइट बंद होती है, हाउस लाइट बंद होती है और स्टेज की लाइट जली हुई होती है, आप पे स्पॉटलाइट होती है. जब आप वहाँ खड़े होते हैं और मैंने माइक हाथ में लिया और ऑडियंस की तरफ देखा विच वॉज ऑल डार्क, तो मुझे ऐसा लगा कि जब वो मैं उनको नहीं देख पा रहा तो मुझे नहीं देख पा रहे, तो डर जो है एकदम गायब सा हो गया. और वहाँ फिर मैंने पहली बार अपनी कॉमेडी सोटू से, और ये मैं बहुत वक्त पहले की बात कर रहा हूँ जब स्टैंड अप कॉमेडी इतना हैपनिंग नहीं हुआ करता था, उस टाइम किया था. और वहाँ से फिर मेरी जर्नी एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी शुरू हुई थी, क्योंकि इत्तेफाक ये था कि उसी शो में रेडियो के कुछ प्रोफेशनल्स बैठे हुए थे, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा शो था, टैलेंट हंट था जामिया का. तो कुछ रेडियो प्रोफेशनल्स वहाँ बैठे हुए थे और उनसे फिर मुलाकात हुई. बाद में उन्होंने मुझे बुलाया अपने स्टूडियो और वहाँ से फिर मैंने अपना वॉइस ओवर आर्टिस्ट की भी जर्नी शुरू करी थी. तो स्टेज पे मैं एज अ कॉमेडियन गया था, एज अ मिमिक्री आर्टिस्ट सोटू से मैं गया था. तो स्टेज पे तो जाना हमेशा से अच्छा लगता था, पर कभी ये नहीं सोचा था कि पोइट्री और स्टोरी टेलिंग भी मैं स्टेज पे लेके जा पाऊँगा. फिर काफ़ी वक्त बाद फिर एज वी से के लाइफ हैपेंड, ज़िंदगी ने इतना मसरूफ़ कर दिया था कि कॉमेडी, मिमिक्री, स्टेज सब छूट गया. लेकिन जो मेरी ये जो सुकून था पोइट्री लिखने का और स्टोरी लिखने का, ये बरकरार रहा. तो बहुत अरसे बाद फिर एक मुझे पता लगा कि ओपन माइक्स होने शुरू हुए हैं. दिल्ली एनसीआर में बहुत वक्त बाद होने शुरू हुए थे और कॉमेडी से हट के पहली बार कुछ ओपन माइक्स हो रहे थे. तो मुझे बोला गया कि स्ट्रिक्टली पोइट्री का है. तो फिर मैंने सोचा कि पोइट्री करने का तो मन नहीं है, मैं पोइट्री तो कम सुनाऊंगा स्टेज पे, कहानी सुनाने का मन है. तो मैंने वहाँ के क्यूरेटर से बात करी, मैंने कहा देखो मेरे पास कहानी है यार, पोइट्री तो अभी नहीं है कोई नहीं. तो कहने लगे आप कहानी सुना दो. मैंने कहा लेकिन स्ट्रिक्ट पोइट्री का है. कह रहे तो क्या हो गया, जब आप स्टेज पर चढ़ोगे कौन मना करेगा. तो नोएडा में मुझे याद है पहला वो किया था मैंने, अब से कुछ 7 साल पहले, जो पहली बार स्टोरी टेलिंग के उसमें गया, सब ने पोइट्री पढ़ी. एवरीबडी वॉज इनटू पोइट्री. किसी ने गज़ल पढ़ी, किसी ने नज़म पढ़ी, किसी ने स्पोकन वर्ड किया, किसी ने फ्री वर्स किया, किसी ने हिंदी कविता पढ़ी. बहुत अच्छा वो था. मैं इकलौता था जिसने स्टोरी पढ़ी थी. और आप ये मान के चलें कि इतनी पोइट्रीज और कविताओं के बीच, जिसमें कुछ तो बड़ी मोहब्बत की वाली पोइट्री थी, कुछ जुदाई की पोइट्री थी, कुछ हालातों के ऊपर था, कुछ स्पिरिचुअल थी, मैंने वहाँ हॉरर स्टोरी पढ़ी थी.
तो वहाँ स्टेज पे मैंने हॉरर स्टोरी पहली बार पढ़ी और ऑडियंस का रिएक्शन देख के आई वाज सरप्राइज्ड। इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस मुझे मिला वहाँ ऑडियंस से कि पहला स्टैंडिंग ओवेशन तक वहाँ पर हो गया उसमें। एंड पहले ही शो में आपने आउट कर दिया। ऊपर वाले का करम रहा उसमें कि लोग डरे जी, तो डरे तो फिर उनको अच्छी लगी ऑब्वियसली, और फिर वो एक स्टैंडिंग ओवेशन मिला। तो वहाँ से फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, कहानी सुनने का एपेटाइट है लोगों में, राइट, स्टेज पर भी। तो आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में मैं उन अर्ली लोगों में से था जिन्होंने स्टेज पर कहानियाँ सुनानी शुरू करी थी। बॉम्बे में बहुत पहले से चल रहा था। एग्जैक्टली। बॉम्बे में हमने जाके नहीं किया, मैं आज तक भी बॉम्बे में परफॉर्म नहीं किया मैंने। वो मैंने कॉन्शियस डिसीजन है मेरा। तो दिल्ली में मुश्किल से मेरे ख्याल से 2 या 3 लोग हुआ करते थे जो हर जगह जाकर कहानियाँ सुनाया करते थे, उनमें से मैं एक था जी। और उसके बाद करम ऐसा हुआ और अच्छी चीज़ ऐसी हुई कि लोगों ने थोड़ा सा इसको अप्रिशिएट किया और फिर मुझे बुलाना शुरू किया जगहों पर। तो वहाँ से फिर कनेक्शंस बनते चले गए। कुछ लोगों को मैंने प्लेटफॉर्म खोलने में हेल्प करी, कुछ लोगों को मैंने कंटेंट बनवाने में हेल्प करी, कुछ लोगों के लिए आर्टिस्ट क्यूरेशन में हेल्प करी। तो फिर वहाँ से वो शुरू हुआ। हाँ, टच में रहा। मतलब एक वक्त वो था कि हर वीकेंड मुझे कहीं ना कहीं परफॉर्म करना होता था और एक परफॉर्मेंस का एक चस्का सा लग गया था कि नहीं करना। You feel incomplete without that. जी बिल्कुल। तो एक वक्त वही हो गया था कि इनकम्प्लीट सा लगने लगा था। पर फिर ये हुआ कि क्योंकि देखिए वो एक पैशन है, एक हॉबी है, पर घर भी तो चलाना है, नौकरी भी करनी है। तो फिर थोड़ा सा आप चूजी हो जाते हो, पिकी हो जाते हो। बस वही हो गया। अब मैं चूजी हूँ, पिकी हूँ। आपने यहाँ बुलाया है तो यहाँ आया हूँ। आपकी मोहब्बत है कि आप आ गए? नहीं, तो आपकी वो है, खुलूस है आपका कि आपने इतने उससे बुलाया तो मैं आया हूँ। बहुत कम जगहों पर मैं जाता हूँ, अब बहुत सिलेक्टिव कर दिया है। जहाँ मुझे पता है कि हाँ महफिल ऐसी होगी कि मज़ा आएगा जी, सुनने में भी और बोलने में भी, तो मैं वहाँ जाता हूँ। और बस वही अब रह गया है क्योंकि प्लेटफॉर्म इतने ज़्यादा खुल गए हैं दिल्ली एनसीआर में। अगर हर किसी में जाना शुरू कर दिया तो बाकी चीज़ों के लिए वक्त तो बचेगा नहीं बचेगा। तो जैसे मैं आपकी जर्नी से एक चीज़ समझ पा रही हूँ कि परफॉर्मर थे आप डे 1 से जी। तो आपने आर्ट फॉर्म चेंज करी लेकिन दैट परफॉर्मर वाज देयर। एंड कुछ जब मैंने आपके बारे में पढ़ा तो आई गॉट टू नो कि यू टेक वर्कशॉप्स आल्सो, परफॉर्मिंग स्किल्स के बारे में आप बताते हैं। तो आई वुड लाइक टू आस्क यू लाइक व्हाट यू आर डिलीवरिंग इन दैट। ओके, सो देखिए मेरा ताल्लुक बहुत सालों से रेडियो इंडस्ट्री से रहा है। राइट। मैं एज एन आरजे भी रह चुका हूँ। दिल्ली में 3 रेडियो स्टेशन में मैंने काम किया है। एज अ रेडियो शो प्रोड्यूसर भी रह चुका हूँ। तो और फिर स्टेज परफॉर्मर भी हूँ और प्रोफेशनली भी मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भी काम करता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मेरे पास एक स्किल है कि मैं एक परफॉर्मेंस मेरी परफॉर्मेंस अप्रिशिएट होती है, लोगों को पता है कि स्टेज पे अगर जाएंगे तो एक माहौल क्रिएट हो जाता है, एक कहानी रियलिस्टिक लगने लगती है। तो मैंने कहा क्यों ना इस चीज़ को आगे सिखाया जाए, आगे थोड़ा डिसेमिनेट किया जाए। तो ये समझ लीजिए कोविड जो है वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, लॉकडाउन जो है सो टू से, नॉट कोविड बट लॉकडाउन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज में आया क्योंकि उस वक्त टाइम बहुत था। अचानक से वक्त जो है वो धीरे चलने लगा था लोगों के लिए, इंट्रोस्पेक्शन टाइम था। तो बाकी चीज़ों के लिए वक्त मिल जाया करता था। तो उन दिनों मैंने वर्कशॉप अपनी पहली लॉन्च करी थी और मुझे नहीं लगा था कि कोई रिस्पॉन्स ज़्यादा आएगा, पर उस पर्टिकुलर वर्कशॉप में मैं आपको बताऊं, मैंने वॉइस मॉड्यूलेशन और कैमरा स्किल्स, हाउ टू फेस कैमरा, ये 2-3 चीज़ें कवर करी थी। ज़्यादा मैंने नहीं रखा था क्योंकि मेरा वो टेस्ट वर्कशॉप था कि देखें क्या होता है। एंड टू माई सरप्राइज देयर वर 120 पीपल हु रजिस्टर्ड फॉर दैट वर्कशॉप, एंड जिसमें 14 साल के बच्चे से लेकर और 72 ईयर्स के एक साहब थे, वो भी थे। मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग था कि एक वहाँ पर नेशनल सेल्स हेड थे जो कर्नाटका में, बेंगलोर में रहते हैं, विप्रो में काम करते हैं, नेशनल सेल्स हेड हैं। ही वांटेड टू लर्न वॉइस मॉड्यूलेशन। एक डॉक्टर थी साहिबा जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं और पिछले कुछ 20-25 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं।
वो मुझसे वो सीखना चाहती थी। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग था कि इतना वाइड एज ग्रुप के पास ही एपेटाइट है कि वो सीखना चाहते हैं। और वो वर्कशॉप मैंने दी, उस वर्कशॉप के बाद से मेरे पास 1-to-1 की वो आने लगी। बिकॉज देखिए 1-1.5 घंटे 2 घंटे की वर्कशॉप में आप सब कुछ नहीं सिखा सकते। तो फिर मैंने ही एक मॉड्यूल अपना बनाया जिसमें मैंने मिनिमम 10 क्लासेस का वो मॉड्यूल होता है, जिसमें हम 10 वीक्स टू 14 वीक्स के बीच में उसको हम कवर करते हैं। हफ्ते में 1 क्लास या 2 क्लास मैक्सिमम, इस हिसाब से चलते हैं, क्योंकि मुझे भी काम होता है, उनको भी काम होता है, तो हम उस हिसाब से चलते हैं। और उस वक्त से ये ऑनलाइन चल रही थी। अब मैं इसको ऑन ग्राउंड लेके जाने वाला हूँ जल्दी, मतलब फेस टू फेस भी करेंगे, क्योंकि देखिए वर्कशॉप ऑफलाइन इज अ वाइब। हाँ, फेस टू फेस जो आप कर पाएंगे ना, जो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं स्टेज प्रेजेंस के बारे में सिखा रहा हूँ, तो जब तक मैं उनके सामने स्टेज पे खड़े होकर उनको नहीं बताऊंगा स्टेज कवर कैसे करना है, they can't feel it. Right. So मुझे भी लगता है कि अगर मैं सिखा रहा हूँ तो उस लेवल का सिखाऊं कि जब मेरे सीखे हुए लोग आगे जाके कुछ अच्छा करते हैं तो मुझे भी प्राउड फील हो। Definitely. राइट। तो अभी वो इंशाल्लाह जल्दी होगा, बट फिलहाल के लिए ऑनलाइन किया मैंने। बच्चे मेरे पास आए सीखने के लिए। देयर वाज अ 14-year-old kid, there was a 18-year-old kid, और वो उनका से वो था कि मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे सीखना है कैमरा कैसे। But this shows one thing that this is lacking in schools. Like this is a basic life skill, communication skill, and facing the camera. Because if we are just moving ahead with time, but they are not teaching us. देखिए यस इट वॉज लैकिंग। अभी कुछ वक्त से, मैं कहूँगा पिछले 1-1.5 साल से स्कूल्स ने, कॉलेज ने रियलाइज़ किया है कि ये एक एडेड स्किल की तरह होना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मई में आई एम स्टार्टिंग टू टीच इन दिल्ली स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन। वहाँ पर भी मैं 2 चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, एक पॉडकास्टिंग और एक वॉइस मॉड्यूलेशन विद प्रेजेंटेशन स्किल्स, हाउ टू फेस कैमरा। राइट, पॉडकास्टिंग इज अ बूमिंग इंडस्ट्री, इट्स द फ्यूचर, गेमिंग एंड पॉडकास्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पॉडकास्टिंग भी कई तरीके की हो गई है अब जी। पहले पॉडकास्टिंग का मतलब होता था ऑडियो पॉडकास्ट हो गया, अब ये पॉडकास्टिंग वीडियो पॉडकास्टिंग में भी चली गई है। अब वो पॉडकास्टिंग ऑडियो में भी मल्टीपल तरीके की हो गई है, इंटरव्यू फॉर्मेट अलग, फिक्शन अलग, नॉन फिक्शन अलग, तो वो जॉनरास डिवाइड कर दिए हैं। तो पहले तो ये समझना ज़रूरी होता है कि किसको कौन सा जॉनरा अपील करता है। राइट, ठीक है, उसको जिसको जो अपील करता है वो उसी हिसाब से फिर उसकी ट्रेनिंग होती है। अगर किसी को इंटरव्यू फॉर्मेट ज़्यादा अपीलिंग लगता है, कि आजकल लोगों को प्रॉब्लम थोड़ा सा ये है आजकल कि जो ऑनलाइन चलते हुए देखते हैं वो उसकी तरफ ट्रेंड्स हो जाते हैं। yes. वो एक भेड़ चाल हो जाती है। तो आप अपने आप को कैसे सेन रखते हो? लाइक नो स्टोरी यू कैन कंप्लीट इन 30 seconds एंड दिस इज अ 30-second एरा, सो इज इट अफेक्टिंग योर आर्ट और समथिंग? नहीं, मेरे माइंड में बहुत मैं क्लियर हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, मैं इसको ब्रांड्स के पर्सपेक्टिव समझाऊं तो कई ब्रांड्स ऐसे हैं जो मास को केटर करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ भी कर जाते हैं। लेकिन कई ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनकी ऑडियंस फिक्स है, तो वो फिक्स है। मेरी ऑडियंस फिक्स है। मुझे पता है ऐसे सुनने वाले मौजूद हैं और आगे भी मौजूद रहेंगे जिनको लॉन्ग फॉर्मेट नंबर कम होता रहे, बट नंबर कम रहे, बट वो एक नीश बन जाता है। तो उसमें मैं अगर अपने पॉडकास्ट को, देखिए आजकल पॉडकास्ट सिर्फ मजे के लिए नहीं करते लोग, मोनेटाइजेशन भी जरूरी है। डेफिनेटली, राइट। और ये एक प्रॉपर लेजिट करियर है जिसको आप बना सकते हैं। तो पॉडकास्ट मोनेटाइजेशन के लिए 2-3 तरीके होते हैं, जिसमें आपका सबसे बड़ा तरीका है ब्रांड्स को बेचना। राइट। अब आप ब्रांड्स को कैसे बेचेंगे? जब तक आप अपने तौर पे एक वो बात भी है, यस यू आर राइट, लेकिन उसके अलावा अगर आप अपने माइंड में क्लियर नहीं है कि आपको क्या करना है और आप किस में एक्सपर्ट हैं या बन सकते हैं, तब तक आप ब्रांड को आगे नहीं बेच सकते। होता क्या है आजकल लोगों को लगता है, बिकॉज काफ़ी पॉडकास्ट ऐसे, जैसे वो बियर बाइसेप्स वाले जो हैं रणवीर, उन्होंने पॉडकास्ट शुरू किया, और उसके अलावा बहुत सारे लोग आजकल वीडियो फ्रॉम बॉलीवुड आल्सो, सो मेनी पीपल हैव स्टार्टेड। करीना कपूर हैज स्टार्टेड, सोहा अली खान हैज़ अ पॉडकास्ट, शहनाज गिल हैज़ अ पॉडकास्ट। सो इन लोगों ने इंटरव्यू फॉर्मेट किया, बिकॉज इनके पास रीच है ऐसे लोगों की जिनको बुलाकर वो उसको मार्केट कर सकते हैं। सबके पास नहीं होती। सो पहले से ये सोच के रखना कि मैं इंटरव्यू फॉर्मेट करूंगा या करूंगी और फिर मैं उसको बड़ा करूंगी और हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। पहले तो आप ये समझें कि आप इंटरनली किस चीज़ में सबसे ज़्यादा बढ़ सकते हैं, राइट। तो वो वाली चीज़ ज़रूरी है, जो कि मेरे कोर्स का पार्ट है, मेरे मॉड्यूल का पार्ट है।
उसके अलावा ये समझना ज़रूरी है कि आप उसको आगे कैसे लेके जा सकते हैं। देखिए, पॉडकास्ट शुरू करना बड़ा आसान है, उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली। मैं घर बैठे बैठे आजकल इतनी सहूलतें आ गई हैं, मेरे पास सिर्फ एक लैपटॉप और एक माइक होना चाहिए। डेफिनेटली। मैं आज के आज पॉडकास्ट शुरू कर दूंगा। मैं हो सकता है 3-4 एपिसोड बना के डाल भी दूं एक ही दिन में, और उनमें से एक आध आपका रीच चल भी जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद क्या हो सकता है? आपने इंटरव्यू फॉर्मेट शुरू किया, आपने देखा कि मेरे पास अच्छा ये लोग हैं 3-4 कनेक्ट्स हैं, जो कुछ आरजे रह चुके हैं, कुछ फिल्म प्रोड्यूसर हैं, कुछ ये हैं, 5-6 लोग हैं, मैं कर लूंगा। अब 5-6 लोगों में आपने 5-6 एपिसोड बना तो दिए, लेकिन पॉडकास्ट 5-6 एपिसोड्स का नाम नहीं चलेगा। कंसिस्टेंसी इज द की। और फिर ये लगने लगता है लोगों को, ओहो यार, या तो ये लगता है कि मुझसे नहीं हो रहा, या ये लगता है कि नहीं, इस फॉर्मेट में गड़बड़ है तो कुछ और फॉर्मेट में आ जाओ। द मोमेंट दे चेंज देयर फॉर्मेट, that's the problem. Stick to a format. You need to stick to one format and उसको ही बड़ा बनाना है, उस पर कंसिस्टेंसी करानी है। अगर मुझसे कोई पूछता है कि आपके हिसाब से मिनिमम एपिसोड्स कितने होने चाहिए टू मेक इट कंसिस्टेंट एंड अ लॉन्ग टर्म, मेरे हिसाब से कम 30 एपिसोड्स होने चाहिए। राइट, टू सस्टेन दैट। और 30 एपिसोड का मतलब नहीं कि हर दिन एक डाल के आपने पूरा कर दिया। आप पहले 2-3 एपिसोड में ये जज करेंगे कि आपकी ऑडियंस कब, किस वक्त सबसे ज़्यादा सुन रही है, कौन सा दिन का टाइम है, कौन से हफ्ते का दिन है जब सबसे ज़्यादा आपका पॉडकास्ट सुना जा रहा है। आप फिर उस हफ्ते के उस टाइम को अपना टाइम बना लीजिए, जब आप अपलोड करेंगे। एल्गोरिथम राइट, उस हिसाब से दैट्स द बेनिफिट टू सिट विद मार्केटर हु इज एन आर्टिस्ट आल्सो। एग्जैक्टली। सो कहीं ना कहीं किसी आर्टिस्ट को सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ आर्ट फॉर्म काफ़ी आजकल नहीं है। आपको उसके साथ मार्केटिंग स्किल्स भी आनी चाहिए, आपको उसके साथ साथ रेफरेंसेस भी होने चाहिए। राइट, ठीक है। मतलब इट साउंड्स वेरी क्लीशे एंड कैपिटलिस्ट सो टू से, बट दैट्स द ट्रूथ, एंड इवन पीपल डोंट एडमिट इट। Yes. Those who are using their connects as a ladder, they are also not admitting it. आप देखिए, कनेक्ट्स वही बात है, किसी कोई एक चीज अकेली आपको सक्सेस नहीं दे सकती। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। आप सिर्फ रेफरेंस यूज करके आगे बढ़ना चाहो वो भी नहीं हो सकता। अगर आप सिर्फ जो है अपनी स्किल्स के बलबूते पे आगे बढ़ना चाहो वो भी नहीं हो सकता आजकल। आपको अगर मार्केटिंग नहीं आती और आप ये सोच रहे हो कि मैं इतना अच्छा हूँ कि मैं कर जाऊंगा, आप एक हद तक ही कर पाओगे। उसके बाद आप अगर मार्केट नहीं करोगे तो इट्स वही बात है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। पहले भी एक अच्छे एक्टर को यशराज बैनर की जरूरत थी। Exactly. और आज भी आपको है जरूरत ब्रांड की। आजकल बस इतना हो गया है कि यशराज बैनर को भी अच्छे लोगों की जरूरत है और अच्छे लोगों को भी यशराज बैनर की। सो इट्स अ 2-way स्ट्रीट नाउ। बट वो समझना बहुत ज़रूरी है। पहले तो सबसे पहले तो ये कहूँगा कि लोगों को ये समझना जरूरी है कि उनके पास टैलेंट कितना है। राइट। कई लोग ओवर एस्टिमेट कर जाते हैं, कई लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। सो इट्स वही है। तो मेरा एज अ वर्कशॉप गिवर या एज अ टीचर या एज अ मेंटोर, मेरा सबसे बड़ा काम ये रहता है, उनको चाहे मैं स्किल्स 50% 70% सिखाऊं, जो कि वो आगे जाके अपने आप डेवलप कर लें, बट उनको सबसे पहली काम ये करना है कि उनके माइंड में उनको क्लियर होना चाहिए कि वो कितने टैलेंटेड हैं, कितना आगे जा सकते हैं और किस किस चीजों पे उनको कंसंट्रेट करके उसको बढ़ाना है। Like you are just identifying their strengths, basically, and their weaknesses as well. क्या नहीं करना वही पता होना चाहिए ना। ये सबसे ज्यादा पहले पता होना चाहिए। तो अगर उनको ये पता है कि क्या नहीं करना, तो फिर वो ये कर लेंगे क्या करना है, फाइंड आउट कर लेंगे। एग्जैक्टली। तो मेरा काम सबसे ज्यादा यही रहता है, इसीलिए मैं बहुत बड़ी क्लास नहीं लेता। अच्छा। अगर मैं क्लासेस भी लेता हूँ, वैसे तो मैं 1-to-1 कोशिश करता हूँ ताकि मैं हर किसी पे पर्सनल अटेंशन, हाँ, इक्वल अटेंशन दे सकूँ। पर अगर मुझे क्लास भी लेनी होती है तो नॉट मोर देन 10 पीपल। फेयर इनफ। नॉट मोर देन 10 पीपल, बिकॉज मैं हर किसी को इक्वली ध्यान दे सकता हूँ कि कौन किस चीज़ में एक्सपर्ट हो रहा है, कैसा रिएक्शन है, कौन किस चीज़ में कमी कर रहा है, ताकि मैं उनको उस हिसाब से पढ़ा सकूँ, आगे या सिखा सकूँ। सो अगर मैं आपसे कहूँ फ्यू टिप्स अगर आप बताएं ऑडियंस को, जिसको हम रील में भी यूज कर सके, लाइक टू रीच मासेस, सो व्हाट 3-4 टिप्स यू कैन गिव टू बी अ गुड परफॉर्मर? ओके, देखिए, मासेस को अगर आपको पहुंचना है तो सबसे पहली चीज तो ये पता होना चाहिए कि मासेस को पसंद क्या आ रहा है। ओके, ठीक है। सबसे पहले तो ये, मैं ये नहीं कहता कि ट्रेंड फॉलो नहीं करने चाहिए, ट्रेंडिंग चीज़ें करना भी ज़रूरी है, पर वो आप अपने किस हद तक उसको फॉलो कर रहे हैं वो आपके ऊपर है।
दूसरी चीज़ सबसे बड़ी ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि उस ट्रेंड के हिसाब से आप अपने आप को कैसे अलाइन करेंगे. राइट. हाउ डू यू फिट इन दैट ट्रेंड? एग्जैक्टली. हाउ different you can make that trend so that you become unique yet you are following the trend. Yeah. ठीक है, क्योंकि हर एक ट्रेंड में एक यूनिक चीज, एक यूएसपी, एक क्रिएटिविटी डाली जा सकती है. बिल्कुल कॉपी करेंगे तो यू बिकम अनदर रील और अनदर वीडियो इनटू द होल सेक्शन. बट अगर आप उसमें थोड़ा सा क्रिएटिविटी ऐड करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई गाना आजकल ऐसा चल रहा है जिसपे हर कोई रील बना रहा है और वो कुछ ही स्टेप्स उस पर कर रहे हैं, तो आप उस पर कुछ और करें जी. और करते हैं लोग बहुत. मेरा आइडिया ये रहता है कि मैं उन गानों को यूज करके बजाय इसके कि अगर फॉर एग्जांपल आजकल ये चल रहा है कि कोई गाना चल रहा है तो लोग उस पर स्टेप करते हैं और वो गाना चल रहा होता है बैकग्राउंड में. मेरा आइडिया रहता है कि मैं गाना वही यूज करूं लेकिन मैं उसमें अपनी पोइट्री कुछ डाल दूं, अपने अल्फाज डाल दूं साथ में, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम ने ऑप्शन दिया है कि आप म्यूजिक और वॉइस ओवर दोनों साथ में डाल सकते हैं. राइट. तो म्यूजिक भी वही रहता है जिससे वो ट्रेंडिंग लिस्ट में आ जाए. वॉइस ओवर मेरा रहता है जिसमें मैं अपने अल्फाज डालता हूँ और वीडियो कोई जेनरिक रहता है ताकि इट एड्स अ लिटिल यूनिकनेस टू इट. उसमें क्या होता है कि मुझे मेरे मतलब के व्यूज भी मिल जाते हैं. मास, अब डेफिनेशन ऑफ मासेस भी क्या है? कई लोगों के लिए मासेस 1 मिलियन व्यूज होते हैं. राइट. मेरे लिए मासेस, मेरे टू अगर रीच योर एप्रोप्रिएट ऑडियंस, मेरे लिए अगर मुझे 50K to 100K के बीच में व्यूज आ गए, आई एम ओके विद इट. Yes. I don't have any aspiration to reach million of views every time. Because you already have a career also. Absolutely. Not just about career, yes. Sharika. It's not just about career. देखिए वही बात है कि मैं 100K 50K कर करके उसको बढ़ा लूंगा जी. चाहे मुझे रील ज़्यादा डालनी पड़े जी. ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कहीं ना कहीं अलग स्टैंड करूंगा. क्योंकि आजकल इन्फ्लुएंसर्स के भी तरीके वो हो गए हैं, जॉनर्स हो गए, कैटेगरीज हो गई. राइट. तो आप किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल करेंगे ना. अगर आपने अपने कंटेंट के बेस पे, अपने टैलेंट के बेस पे आपने एक फॉलोअरशिप अपनी ले ली, एग्जैक्टली, यू आर फॉलोइंग द ट्रेंड येट यू हैव योर ओन आइडेंटिटी. राइट. वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पॉडकास्ट जो शुरू किए वो मैंने हॉरर शुरू किए. हॉरर, थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री इज माई जॉनर. आई लव दैट. पहले मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि मुझे ये जॉनर पसंद क्यों है. क्योंकि मैं हॉरर फिल्म्स देखता आया हूँ काफ़ी टाइम से. मुझे मर्डर मिस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ना, डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है. मुझे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पढ़ना पसंद है. तो मैंने अपने आप में इंटरनली आइडेंटिफाई किया कि मैं भी लव स्टोरीज कर सकता हूँ, मैं भी इंटरव्यू फॉर्मेट कर सकता हूँ. एंड with the kind of experience I have in the media industry, I have people who can come and add value to it. Yes. But I don't want to get into that. Yes. Maybe another podcast, another time when I have a successful podcast there, I can start the other one. Right. But right now, my concentration, when I started, my concentration was only on horror podcast. वो उस तरह से चला कि मेरा पहला ही पॉडकास्ट अभी आज की डेट में इट हैज़ ऑलरेडी क्रॉस 3 मिलियन लिसन्स. और ये मैंने स्टार्ट किया था 2017-18 में स्टार्ट किया था. 3 मिलियन से ऊपर उसके लिसन्स हैं. एवरी प्लेटफॉर्म जो पॉडकास्टिंग का है, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, सब पे मौजूद है. एंड बिलीव मी, पिछले 1.5 साल से मैंने कोई एपिसोड उस पर डाला नहीं है पर उस पर व्यूज़ कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं. और वो अब उस लेवल पे पहुंच गया है कि यूट्यूब की वीडियो की तरह हो गया है कि जब कोई लिसन करता है मेरे पास उसका मॉनेटरी बेनिफिट आ जाते हैं. वंडरफुल. सो उस लेवल पे उसमें मैंने यूनिकनेस क्या डाली, मैंने उसमें 2 तरीके की चीज़ें करी. पहली तो अपनी लिखी हुई हॉरर स्टोरीज करी. दूसरा फिर मैंने जो हॉरर स्टोरीज इंटरनेट पे ऑलरेडी मौजूद थी, ठीक है, उनको क्रेडिट देते हुए उनके, अगर मेरी उनके क्यूरेटर से बात हो पाई तो उनका इंटरव्यू किया आखिर में. और अगर नहीं हो पाई तो मैंने उनको प्रॉपर क्रेडिट किया, उनको टैग किया. ये इनकी लिखी हुई है, ये इनकी लिखी हुई है, ये इस टाइम पे लिखी थी, इस टाइम. तो उससे क्या हुआ कि जो मेरी ऑडियंस मेरी कहानी बन गई थी, मेरी कहानी सुन के, वो उनकी कहानी भी सुनने लगी. तो उनको भी थोड़ा सा एक बेनिफिट मिल गया. आज की डेट में आई रिसीव अ लॉट ऑफ ईमेल्स, सर मेरी कहानी सुना दीजिए, सर मेरी कहानी सुना दीजिए. दैट वॉइस मॉड्यूलेशन एंड एवरीथिंग अफेक्ट्स योर स्टोरी ना. यस, इट डज. हां, इट डज. फॉर श्योर इट डज. उसमें तो कोई शक ही नहीं. दैट इज व्हाई व्हेन पीपल आस्क मी कि आप कैसे कर लेते हैं, तो मैं कहता हूँ सिर्फ ये आवाज़
का वो है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको आवाज़ में बेस डालनी है, कहाँ पे एम्फेसिस करना है, कहाँ पे पॉज लेना है, कहाँ पे स्लो बोलना है, कहाँ पे तेज़ बोलना है, कहाँ पे। सो मॉड्यूलेशन में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। पिच और मॉड्यूलेशन को लोग सेम समझने लगते हैं। राइट, पिच अलग होती है, बेस अलग होता है, वॉल्यूम अलग होती है, यू नो। सो लोग उसको एक एक्सरसाइजेज होती हैं आपके गले को, बिकॉज दीज आर वोकल कॉर्ड्स, दे आर मसल्स, दे आल्सो नीड एक्सरसाइज एंड दे आर लाइक गिटार कॉर्ड्स। अगर आप एक्सरसाइज करके अपनी वोकल कॉर्ड्स को इस तरह से कंट्रोल में कर पाएं कि आपको कौन सा स्ट्रिंग कब बजाना है, exactly. तो आवाज़ उस हिसाब से निकलेगी। Yeah, as simple as it's very interesting. I should join your workshop. so it's as simple as that. So उसमें yes. वर्कशॉप्स हैं जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे बड़ी वर्कशॉप है, एक्सरसाइज है। उसके अलावा बहुत सारी वॉइस थ्रो की एक्सरसाइजेज होती हैं। पोजीशन से आपके बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड व्हेन यू आर स्पीकिंग whether on a camera or on a stage or on a audio podcast, not only your voice but your whole body should speak. Right, body language, body throw, yes. आपके hands, आपके face, gestures, even if people are not able to see you, but वो आवाज़ में क्योंकि मेरे हिसाब से मैं ये कहता हूँ कि हर आवाज़ का एक एक्सप्रेशन होता है। right. आप चाहे सुन रहे हो चाहे देख रहे हो, आपको वो आवाज़ का एक्सप्रेशन दिखाई दे जाएगा, आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाएगी। ह्यूमन माइंड ऐसा है। हम आरजेस को क्यों पसंद करते हैं, आरजेस के फ़ैन क्यों होते हैं लोग, क्योंकि आरजेस जिस तरह से बात करते हैं हमें लगता है हमसे बात कर रहे हैं। Exactly. So personal and तो हमें जब आरजे की ट्रेनिंग दी गई थी और हम आरजे कर रहे थे, उस वक्त हमें बहुत सिंपल बताया था। आप ऐसे स्टूडियो में बैठे हैं, प्रोड्यूसर आपका दूसरे स्टूडियो में बैठे हुए हैं, आपके सामने माइक है, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि आप माइक से बात कर रहे हैं। आपको ये सोचना है आप सामने 4 लोग बैठे हैं, हाँ, आप उनसे बात कर रहे हैं। और कभी कभी क्या होता था कि वो फील नहीं आती थी तो 4 लोगों को बिठाया जाता था मुखातिब होके जिस तरीके से उनसे बात, हालांकि वो कुछ नहीं बोलेंगे पलट के, बट 4 लोग बैठते थे ताकि आरजे को ये लगे कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ। एंड दे आर लिसनिंग टू यू, राइट। तो वो वाली चीज़, तो इसीलिए हर आवाज़ में एक एक्सप्रेशन होता है। मेरी कोशिश मेरे वर्कशॉप्स में ही रहती है कि मैं उस आवाज़ के एक्सप्रेशन को उन लोगों को बाहर लेके आ सकूँ। तो पॉडकास्टिंग का भी यही हुआ। तो मैंने हॉरर शुरू किया, तो यू नो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड अ बिट ऑफ माई टैलेंट इट वेंट वेल, इट स्टार्टेड डूइंग वेरी वेल। 2-3 कहानियाँ ऐसी तो उसमें इतनी चली कि लोगों ने मुझे मैसेज ये करा कि सर ये सच्ची कहानी तो नहीं है। So what's the name of your podcast? मानो सच न मानो रहस्य। Wow. So मेरा ये आइडिया रहता है कि मैं हमेशा कहानी के एंड में ना एक ओपन एंड छोड़ देता हूँ। Question. लेट पीपल डिसाइड। Okay. उनके हिसाब से सच है तो सच है, उनके हिसाब से रहस्य है तो रहस्य है। क्योंकि सुपरनैचुरल, सो कॉल्ड सुपरनैचुरल चीज़ें उसी के लिए सच होती हैं जिसके साथ कुछ हुआ हो। राइट। जिसके साथ नहीं हुआ है, जिसने नहीं देखा, उसके लिए रहस्य रहेंगे हमेशा। तो जिसको मानना है उसके लिए सच है, जिसको नहीं मानना उसके लिए रहस्य है। एज सिंपल एज दैट। तो मानो सच न मानो रहस्य के नाम से शुरू किया था। उसके बाद इतना हुआ कि गाना से लेकर हॉटस्टार से लेकर पीपल स्टार्टेड अप्रोचिंग कि आप हमारे ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। सो हॉटस्टार के लिए मैंने एक पॉडकास्ट किया था जिसमें उनका एक हॉरर सीरीज़ आया था। उस सीरीज़ को माइंड में रखते हुए एक पॉडकास्ट किया था, उस सीरीज़ को प्रमोट करने के लिए। राइट। तो ये चीज़ें तभी होती हैं जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं। एक जॉनर आपने पकड़ लिया है। अब उन्हें पता है कि अगर हॉरर है तो फिर अहमद फराज से बात करनी है। एग्जैक्टली। सो दैट इज हाउ। सो नाउ वी हैव यू, सो आई वुड लाइक टू put some light on your poetry as well. कहानीकार से तो हम मिल लिए, तो अगर आप कुछ सुनाना चाहें हमारी ऑडियंस को। ओके, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत मैं पढ़ देता हूँ। सो इसमें मैं वो चीज़ें पढ़ने की कोशिश करूँगा जो मुझे लगता है कि शायद गज़ल और नज़्म और पोइट्री के रूल्स को चाहे फॉलो ना करें, पर एक स्पोकन वर्ड में, एक फ्री वर्ड्स में है। तो मुझे पहाड़ों पे जाना का बड़ा शौक़ है मुझे, क्योंकि वहाँ से पहाड़ों पे रहने में एक तो पोइट्री भी मिल जाती है, हॉरर स्टोरीज भी मिल जाती है। तो पहाड़ों पे रहने के लिए कुछ लिखा था कि पहाड़ों की रात में 7 तारे देखना, ठंडी खामोशी में एक दूसरे को देखना, इससे बेहतर कुछ है तो बता। सर्द हवा की सरसराहट को पत्तों सा महसूस करना, तारों भरे आसमान में 7 दुनिया ढूंढना, इससे बेहतर कुछ है तो बता। हल्के कदमों से साथ चलते रहना,
चलते चलते अपने हाथों में तेरा मेरा हाथ लेना, इससे बेहतर कुछ है तो बता। तो ये एक ऐसी एक थॉट थी कि अगर हम पहाड़ों पे एक ठंडी हवा के बीच, Little things matter, हाँ, basically. मेरा एक तखल्लुस है जिससे मैं यूजुअली शुरू करता हूँ कि किताबों के पन्नों को पलट के सोचता हूँ, किताबों के पन्नों को पलट के सोचता हूँ, यूं पलट जाए जिंदगी तो क्या बात है। किताबों के पन्नों को पलट के सोचता हूँ, यूं पलट जाए जिंदगी तो क्या बात है। मतलब से तो सब ढूंढते हैं मुझको, बिन मतलब कोई बुलाए तो क्या बात है। और अपने रहने तक सबको खुशी दूंगा मैं, अपने रहने तक सबको खुशी दूंगा मैं। खुशी किसी को मेरी मौत से मिल जाए तो क्या बात है। अरे वाह, बहुत उम्दा। तो ये कुछ अल्फाज हैं, तो ये जब भी सुकून लेना होता है कुछ लिख दिया करते हैं। तो आप मतलब जैसे आपने बताया आप पहाड़ों पे जाते हो, आपको पोइट्री भी मिल जाती है तो, और स्टोरी टेलिंग भी। सो बेसिकली इट्स ऑब्जर्वेशन। तो आप, हाँ, इट्स ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च। सो पोइट्री ऐसे मिलती है कि आप पोइट्री और सिर्फ ऑब्जर्वेशन से मिलती है। राइट। आप खामोश तन्हा बैठे हुए हैं, कभी कोई एक आप एक चिड़िया को देखते हैं पेड़ पे बैठी हुई, आप उस पर कुछ लिख देते हैं। एक ख्याल था कि शाख से जब पत्ता टूट के गिरता होगा तो दर्द तो दरख्त को भी होता होगा जी। जिस पत्ते को उसने इतने साल सींचा, पानी दिया, जब वो टूट के गिरेगा तो दर्द तो दरख्त को भी होगा। क्यों ऐसा होता है कि हर साल पत्ते टूटते हैं? क्यों ऐसा होता है कि हर साल पतझड़ होता है? क्यों कुछ पत्ते ताउम्र दरख्त के साथ नहीं रह सकते जी। तो ये उन पे था कि जो लोग अपने माँ बाप से जुदा होकर दूसरी सिटीज़ में जाते हैं जी। वो पत्ते जिनको माँ बाप ने सींचा, वो पत्ते जो माँ बाप के दरख्त से जुड़े हुए थे हमेशा से, वो अचानक टूट के कहीं अपनी ज़िंदगी बचाने चल देते हैं। तो क्यों ऐसा होता है कि दरख्त से पत्ते टूटते हैं? क्यों ऐसा होता है कि पतझड़ होना ज़रूरी है? क्या कुछ पत्ते ताउम्र दरख्त के साथ रह के दरख्त का साथ नहीं दे सकते? तो ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन होती हैं जिससे आप पोइट्री निकाल सकते हैं। स्टोरीज़ के लिए रिसर्च करता हूँ। पहाड़ों पे अक्सर ये देखा गया है कि कुछ लोगों का सुपरस्टिशंस होते हैं कुछ चीज़ों को लेके, या ये कहा जाता है कि ये पोस्ट ऑफिस हॉन्टेड है, ये घर हॉन्टेड है। तो मेरा ये आइडिया रहता है कि मैं उन जगहों पे जाऊँ, उसके आसपास के लोगों से बात करूं कि क्या हुआ यहाँ पे, कैसे हुआ, या उसके बारे में ऑनलाइन पढ़ूं। जैसे उत्तराखंड में एक बिनसर नाम की जगह है, बिनसर के आसपास एक पुराना पोस्ट ऑफिस है जो कभी हुआ करता था। पोस्ट ऑफिस खाली पड़ा है, कहते हैं कि वो हॉन्टेड है। हाँ, तो मैं जब उस रास्ते से गुजरता हूँ तो मेरे ये रहता है कि मैं उस पे रुकूं, आसपास के लोगों से बात करूं, या तो उसके ऊपर भी कहानी एक है जो बनी हुई है। बहुत सारी कहानियाँ मिलती हैं रिसर्च से, और पोइट्री मिलती है ऑब्जर्वेशन से। काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। एनीथिंग एल्स यू वांटेड टू से थ्रू आवर प्लेटफॉर्म वी वुड लव टू हैव? पहले तो ये कि बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का, शारिका। दूसरा ये कि शारिका को भी मैं कुछ वक्त से जानता हूँ, अच्छी पोइट्री खुद भी हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं। तो मेरा आइडिया यही रहेगा, या मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप ऐसे लोगों को भी आप बुलाएं जो डिज़र्व करते हैं। आई थिंक कई लोगों को के पास टैलेंट होता है, राइटिंग होती है, प्लेटफॉर्म्स नहीं होते, नहीं मिल पाते उनको। और अगर प्लेटफॉर्म पे किसी परफॉर्म भी करते हैं तो उनकी वो परफॉर्मेंस बाहर नहीं आ पाती। आई थिंक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें लोगों की परफॉर्मेंस, लोगों की राइटिंग या उनका टैलेंट उनकी बातों के जरिए बाहर लाया जाए। सर वी हैव स्टार्टेड अ शो मिलेनियल्स वाली शायरी। परफेक्ट, बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छा वो है। तो इसमें आप उन लोगों को चांस जरूर दीजिए जो अभी नए हैं। मेरे सामने तो बच्चे ही हैं। सो वो लोग आए, अपना टैलेंट आपको दिखाएं एंड आगे फिर उसको लेके जाएं। Thank you so much for joining us. Thank you so much for having me here. It's a wonderful experience. Thank you. Thank you.